ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक्स लेस देन इक्वल टू 40, वाई लेस देन इक्वल टू 12 एंड जेड लेस देन इक्वल टू 12 है। एक्स की जो अपर वैल्यू है वो क्या है? 40। अच्छा, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? डेफिनेटली अगर हम इसको रीस्ट्रक्चर करें तो हम लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक्स की लोएस्ट वैल्यू किसी भी हालत में 25 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज उस केस में y प्लस जेड नेगेटिव हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है, बिकॉज y एंड z दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। अब 25 से 40 तक अगर हमें वैल्यूज लिखनी पड़ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट समझदारी से चलेंगे तो कैलकुलेशन काफी फास्ट आप कर सकते हैं। अगर हम x को 25 लिखते हैं तो 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा। y प्लस जेड का सम जीरो नहीं हो सकता, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x को हम 25 नहीं ले सकते। 26 लेने पर ये डिफरेंस 1 होगा। अगेन y प्लस जेड 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज दो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम मिनिमम 2 तो होगा ही होगा यहां पर। तो x की वैल्यू हम सबसे पहले 27 ले सकते हैं। तो यहां पर हम इसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 एंड लेस देन इक्वल टू 40। 27 माइनस 25 करने पर 2 आएगा। y प्लस जेड 2 होने का मतलब है एक ही सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है, दैट इज 1 एंड 1। हम y को भी 1 दे दें और z को भी 1 दे दें। अच्छा, अगर इसे हम 28 ले लें तो क्या होगा? ये डिफरेंस 3 हो जाएगा। जब डिफरेंस 3 होगा तो दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 एंड 2 1। अगर हम x को 29 ले लें तो ये डिफरेंस 4 होगा, और जब डिफरेंस 4 होगा तो हमारे तीन सॉल्यूशंस आएंगे, 1 3 2 2 एंड 3 1 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि जब ये डिफरेंस 2 आ रहा है तो एक सॉल्यूशन है, 3 आ रहा है तो दो सॉल्यूशन है, 4 आ रहा है तो 3 सॉल्यूशंस हैं। क्या हो अगर ये डिफरेंस 13 हो जाए? ये डिफरेंस 13 कब होगा? जब हम x की वैल्यू 38 लेंगे। 38 माइनस 25 करने पर 13। तो हमें मालूम है यहां पर 12 सॉल्यूशंस होंगे। पहला सॉल्यूशन होगा 1 एंड 12, दूसरा सॉल्यूशन 2 एंड 11 एंड सो ऑन। ऐसे ही लास्ट सॉल्यूशन हम कह सकते हैं 12 एंड 1। तो यहां पर एक सॉल्यूशन, 2 3 एंड सो ऑन, यहां तक हमारे पास टोटल 12 सॉल्यूशंस हो चुके हैं इस केस में। लेकिन याद रखिए, जैसे ही आपने x की वैल्यू 39 पुट की, ये डिफरेंस 14 हो जाएगा, और डिफरेंस 14 होने पर आप सॉल्यूशन 13 नहीं बना सकते, बिकॉज y और z में से कोई भी 12 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट हैव अ सॉल्यूशन लाइक 1 13 एंड 13 1। तो ये जो 13 सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, उनमें से एक्चुअल में ये दो केसेस हट जाएंगे, हमारे सॉल्यूशंस रह जाएंगे 11। तो यहां तक सॉल्यूशन है 1, यहां पे 2 3 एंड सो ऑन, यहां तक हमारे सॉल्यूशंस है 12, पर यहां सॉल्यूशंस 11 रह जाएंगे। और जैसे ही हम x की वैल्यू 40 पुट करेंगे, ये 15 डिफरेंस हो जाएगा। तो 15 होने पर अगेन वी विल नॉट गेट 14 सॉल्यूशंस, बिकॉज 1 एंड 14, 2 एंड 13 एंड सिमिलरली लास्ट में 13 एंड 2 एंड 14 एंड 1, ये केसेस नहीं होंगे। तो टोटल सॉल्यूशंस 14 की जगह कितने होंगे? 10। इन सबको हमें ऐड करना है। 1 से लेकर 12 तक हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो n की जगह अगर हम 12 लिख दें तो ये होगा 12 इंटू 13/2 या 78। तो यहां तक तो सम 78 है। 11 और 10 ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 99। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्कल है और डायमीटर्स हैं AB, CD, EF, GH एंड JK। इस सर्कल का सेंटर है O। हमें पता करना है कि हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं अगर हम इन 11 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स चुनें। जवाब बड़ा आसान होगा। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स ऐसे चाहिए जो नॉन कोलिनियर हों। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि पहले सारे ट्राइंगल्स हम बना दें। 11 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 11C3। ये तीनों पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। याद रखिए, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ये सर्कल की पेरिफेरी पे है। तो टोटल ट्राइंगल्स जो हम बना सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड, वो सारे कितने होंगे? 11C3।
इसको सॉल्व करना आसान है, 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 गोज इंटू 9 3 टाइम्स, 2 गोज इंटू 10 5 टाइम्स, 15 इंटू 11 ये हो गया है 165। तो टोटल ट्राइंगल्स तो 165 बना सकते हैं, बट उनमें से कुछ ट्राइंगल्स ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे बिकॉज वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और वो ट्राइंगल्स कौन से होंगे? अगर हम पॉइंट्स चुन लें ए ओ बी, क्योंकि ये एक लाइन पे है तो यहां ट्राइंगल नहीं मिलेगा, सी ओ डी, ई ओ एफ, जी ओ एच एंड जे ओ के, अगर हम इन 3 पॉइंट्स को इसी ढंग से चुने तो हमारे पास ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हमारे पास बनेंगे वो होंगे 165 माइनस 5 या 160। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 7 आइडेंटिकल इरेजर्स हैं जो 4 किट्स में बांटने हैं। लेट अस से इनको मिले हैं ए बी सी एंड डी इरेजर्स। हमें पता करना है कुल कितने तरीके से हम ये इरेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर किसी भी किट को 3 से ज्यादा इरेजर्स ना मिले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 7 को ब्रेक करना होगा सच दैट कि उसके 4 टुकड़े हो जाएं लेकिन कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी ना हो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम एक वैल्यू 3 दे देते हैं तो हमारे पास बचेगा 4। 4 को डिवाइड करने के लिए हम कर सकते हैं 2, 1 एंड 1। ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नाउ अगर हम 3 देते हैं तो किसी और को 3 नहीं दे सकते बिकॉज उस केस में हमारे पास में एक वैल्यू 0 आ जाएगी, अलाउड नहीं है, मिनिमम एक इरेजर तो देना ही देना है। तो जब हम किसी एक पर्सन को 3 इरेजर्स देते हैं तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम एक को 2 देते हैं तो अब हमारे पास बचे हैं 5 इरेजर्स। उन्हें डिवाइड करने का हमारा तरीका हो सकता है 2, 2 एंड 1। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिस पे हमें वर्क करना है। इस तरह से अगर हमें इन्हें 4 मेंबर्स में डिवाइड करना हो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहां पर 1 और 1 सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, प्लस अगर हम इस केस की बात करें तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 2, 2 एंड 2 ये सेम है तो हम इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 किड्स ऐसे हैं जिनके पास सेम इरेजर्स पहुंचे हैं। तो सॉल्व करने पर 24/2 प्लस 24/6, 12 प्लस 4, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अमल, बिमल और कमल को मिला के हमें 8 आइडेंटिकल पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और कंडीशन गिवन है कि अमल को कम से कम 1 मिलना चाहिए, बिमल को कम से कम 2 एंड कमल को एटलीस्ट 3 पेन्स मिलने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का कि आप अमल को 1 पेन दे दीजिए शुरुआत में, बिमल को 2 और कमल को 3, ताकि हमारे जो रेस्ट्रिक्शन है ये फुलफिल हो जाए। 6 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब हमारे पास में 2 पेन्स बचे हैं। इन्हें हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारे लिए जो रेस्ट्रिक्शंस गिवन हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब ये क्वेश्चन प्राइमरीली क्या बन गया है? 2 आइडेंटिकल पेन्स को आपको अमल, बिमल और कमल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो मालूम है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको केसेस बनाने होंगे। फॉर्मूला होगा n+r-1 CR-1, जहां n रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिकल पेन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, r रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 + 3 - 1 C3-1, 5 - 1 ये हो गया है 4C2। 4C2 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 2 × 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 वेज। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 6। साथ में ध्यान रखना है कि दैट नो डिजिट शुड बी यूज्ड मोर देन वंस इन अ नंबर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है दैट द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर इन 5 में से अगर हम 4 डिजिट चुने तो हम वो चुन सकते हैं 0, 2, 3, 4। यहां पर हमने 6 को नहीं सेलेक्ट किया है। 0, 2, 3, 6, 4 को सेलेक्ट नहीं किया है। 0, 2, 4, 6, 3 को हमने सेलेक्ट नहीं किया है। 0, 3, 4, 6
हमने यहाँ पर 2 को सेलेक्ट नहीं किया है, 2, 3, 4, 6 हमने यहाँ पर 0 को सेलेक्ट नहीं किया है। अगर इन डिजिट्स का सम हम निकालें तो ये होता है 9। 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो हम इस केस को कंसीडर करेंगे। पर इनका सम होता है 11। 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये केस हमारे काम का नहीं होगा। इनका सम होगा 12 विच इज डिविजिबल बाई 3। इनका सम है 13 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी केस हमारे काम का नहीं है। तो टेक्निकली हम यहाँ पर 3 अलग अलग सिचुएशन को डील कर रहे हैं। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, या तो इन चारों डिजिट्स का इस्तेमाल करके, या इन चारों का, या इन चारों का। इस केस में ये जो भी नंबर्स बनेंगे वो 3 से तो डिविजिबल है, पर 6 से डिविजिबल होने के लिए इन्हें 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 का रूल ये है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। तो अब हम केसेस बना लेते हैं। यहां पर भी हम 2 केसेस बना सकते हैं, एक जब लास्ट में 0 आ जाए, और दूसरा केस जब लास्ट में 2 या 4 में से कोई एक आ जाए। जब 0 लास्ट पोजीशन पे आ गया है तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, एंड फाइनली इस पोजीशन को फिल करने के 1 तरीके। तो यहां पर 6 केसेस हो गए, प्लस इस पोजीशन को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 2 या 4। नाउ इन दोनों में से कोई एक डिजिट यहां जा चुकी है। व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? जो डिजिट जा चुकी है वो तो नहीं आएगी, साथ में यहां 0 भी नहीं आ सकता। देन दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। एक डिजिट यहां पर और एक डिजिट यहां जा चुकी हैं, 2 डिजिट्स चली गई हैं, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास अगेन कितने रास्ते होंगे? 2। यहां 0 आ सकता है, एंड दिस पोजीशन इन 1 वेज। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं तो वी विल गेट 8 हियर। 8 + 6 ये 14 केसेस बनेंगे यहां पर तो क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लास्ट में 0, 2, 4 या 6 कोई भी आ सकता है, तो हमें अलग अलग केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 4 डिजिट नंबर बना देंगे। इस पोजीशन को फिल करने के 3 रास्ते हैं, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है। इसे फिल करने के अगेन देयर आर 3 वेज, बिकॉज एक डिजिट ऑलरेडी जा चुकी है, अब 0 यहां आ सकता है, एंड दिस वन इन 2 वेज एंड दिस वन इन 1 वेज। तो ये 18 तरीके हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं लास्ट केस की, 2, 3, 4, 6 यहां 0 है ही नहीं। इस पोजीशन को फिल करने के हमारे कितने रास्ते हैं? या तो 2 या 4 या 6, वी कैन से 3 वेज। व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? एक डिजिट जा चुकी है, तो यहां पर अब 3 डिजिट्स बची हैं। इस पोजीशन के लिए 2 वेज और इस पोजीशन के लिए 1 वेज, सो 9 × 2 18। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? इन तीनों का सम 36 + 14 करने पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 50। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, नंबर्स बनाने हैं 2 या ज्यादा डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए। हर एक नंबर में एक डिजिट का इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एंड डिजिट्स अपीयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लोअर टू हायर। तो या तो यहां पर हम एक 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, या एक 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, या एक 4 डिजिट का नंबर, एंड सो ऑन। सबसे बड़ा हम एक 9 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 9 ही डिस्टिंक्ट डिजिट्स अवेलेबल है। ना 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 डिजिट्स को सेलेक्ट करना होगा। 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स में से 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 9C2। एक बार हमने डिजिट्स सेलेक्ट कर ली, से 2 and 7, हमें इन्हें अरेंज करना है सच दैट डिजिट्स अपीयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये करने का एक ही तरीका होगा, 2 को हमें पहले लिखना होगा और 7 को बाद में। तो सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट करने का सिर्फ एक तरीका होगा। आप इंटू 1 कर भी सकते हैं, और अगर आप इंटू 1 नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है। इट कैन बी डन इन 9C3 वेज। अच्छा, एक बार हमारे पास में 3 डिजिट्स सेलेक्ट हो गई, लेट अस से 2, 7 and 9।
अब इन 3 डिजिट्स को अरेंज करना है एक 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, सच दैट डिजिट्स अपीयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगेन वी नो इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, 2 7 9। तो यहां पे अरेंज करने का तरीका सिर्फ एक होगा, एक बार आपने डिजिट सेलेक्ट कर ली तो यहां भी आप इंटू 1 कर सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसी तरह से 4 डिजिट सेलेक्ट करने के तरीके 9C4, उनको अरेंज करने का तरीका 1, एंड अप टू 9 की 9 डिजिट्स को सेलेक्ट करने का तरीका 9C9 और उन्हें अरेंज करने का तरीका 1। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ना। यहां पर हम अपनी थोड़ी सी मेहनत बचा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, जहां पर n डिस्टिंक्ट डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, से लेते हुए NCn तक आते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2 raised to the power n। तो अगर हमारे पास यहां पर 9C1 होता और 9C0 भी होता तो इस एक्सप्रेशन का हमारा आंसर क्या आता, 2 raised to the power 9। तो 9C0 और 9C1 को अगर हम इस तरफ राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास में हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। 9C0 जो है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9C1 की वैल्यू होती है 9, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास में 9C2 से लेके 9C9 तक की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज 512 minus 10, और our answer will be 502। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। जूनियर लेवल में टोटल 43 पार्टिसिपेंट्स हैं और सीनियर लेवल पे 51 पार्टिसिपेंट्स। हर एक पेयर जो है, यानी बॉय है गर्ल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार। जूनियर लेवल का पार्टिसिपेंट सीनियर लेवल के पार्टिसिपेंट के साथ मैच नहीं खेलता है। बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं ये हमें नहीं मालूम है। जूनियर लेवल पे गर्ल वर्सेस गर्ल मैचेस हुए हैं 153, एंड बॉय वर्सेस बॉय मैचेस इन सीनियर लेवल हुए हैं 276। हमें पता करना है टोटल कितने मैचेस होंगे जहां एक बॉय प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल। क्वेश्चन आसान है। मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स हैं n यहां पर, तो गर्ल वर्सेस गर्ल मैच हो रहे हैं 153। तो जितनी गर्ल्स हैं हमें उनमें से 2 को सेलेक्ट करना होगा। आउट ऑफ n गर्ल्स 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन NC2 वेज, और इनके बीच में सिर्फ एक ही मैच हो रहा है। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस को रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर बिटवीन गर्ल वर्सेस गर्ल। ये वैल्यू है 153। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n minus 1 over 2 is equal to 153. So n into n minus 1 is equal to 2 into 153. कोशिश करें कि हम 2 consecutive integers ढूंढ लें जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो, क्योंकि यहां पर n minus 1 एक नंबर है और n दूसरा नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाइएगा यहां पर, इसे आप फैक्टराइज करें। 2 into, एज वी कैन सी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, सो 3 into 51। यहां 51 को भी हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 17। 3 into 3 9 into 2 18, तो ये हो गया है 18 into 17। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 18। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, द रिमेनिंग। 43 माइनस 18 करने पर 25 बॉयज हमारे पास आ जाएंगे। सेम अप्रोच हम यहां लगा सकते हैं। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज हैं n, तो यहां पर बॉय वर्सेस बॉय मैचेस कितने हुए हैं, 276। तो NC2 अगेन सेम वे हमें यहां पर 276 चाहिए। सो n माइनस 1 इंटू n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 276। हम अगेन वही अप्रोच यूज करेंगे। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 138 इंटू 2, सो वी कैन राइट डाउन 2 इंटू 2। 138 अगेन 2 से डिविजिबल है, सो दिस इज 2 इंटू 69। यहां पर 69 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 23। अब फर्दर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, ये हो गया है 24 इंटू 23। तो n की वैल्यू डेफिनेटली क्या होनी चाहिए थी, 24। तो यहां नंबर ऑफ बॉयज है 24, तो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 51 माइनस 24 या 27। एक बार हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गई तो हम पता कर सकते हैं कुल कितने मैचेस होंगे वेयर अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल।
यहां पर एक बॉय एक गर्ल के अगेंस्ट मैच प्ले करे तो हमें एक बॉय को सिलेक्ट करना होगा एंड एक गर्ल को सिलेक्ट करना होगा। सिमिलरली यहां पर एक बॉय को सिलेक्ट करना होगा और एक गर्ल को सिलेक्ट करना होगा। 25 C1 की वैल्यू होती है 25, यहां पर 18, 24 इंटू 27, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आपको क्विकली करना होगा। 250 प्लस 200 ये हो गया है 450, 24 इंटू 27 ये 648 हो गया है। दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1098।